यस प्लीज, कैसे हैं आप सभी? यस सर, बहुत बढ़िया। आप सबों का इनडायरेक्ट टैक्स क्लासेस में स्वागत है। सीएमए फाइनल लेवल पर आप लोग आ गए और स्टेज 4 में नए सिलेबस में बड़े सारे पैटर्न में चेंजेस इंस्टीट्यूट भी लेके आ गई है। हम सभी इस कोर्स को नए सिलेबस के पैटर्न पर करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि रंजन मिश्रा क्लासेस के बैनर तले आप सबसे मैं मिलूंगा और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर को जितना भी इजीएस्ट तरीका है उससे करके कंप्लीट करेंगे। नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस ओनली, बिकॉज एग्जाम तो आप पास कर जाओगे, लेकिन उसके बाद की करियर के लिए भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। इसलिए टैक्सेशन का इंपॉर्टेंस हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बड़े सारे बच्चे इंटरमीडिएट में टैक्सेशन पढ़ते समय इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी पार्ट पढ़ चुके होंगे, लेकिन समय के साथ उसमें बड़े सारे बदलाव भी आए और बच्चे भी भूल गए। जब तक ये टाइम गैप उनको मिला था, जिस बीच में वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे या अपनी अदर पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस को वो भूल गए। या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उस समय इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, मैच्योरिटी लेवल थोड़ी कम होती है, तो फाइनल लेवल पे आने के बाद उनको लगता है कि कोई अगर मुझे बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा दे तो ज्यादा बेटर है। मेरे क्लास का ऑब्जेक्टिव बच्चों यही होगा कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग फाइनल में डायरेक्ट आ गए हो बिना पढ़े हुए, लेकिन मैं ये आपके लिए मान के चलूंगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जिस बच्चे को ऐसा फील हो कि आपको ये सारी प्रोविजंस आते हैं तो वो अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि क्लास की स्पीड वही रखेंगे जिस स्पीड पर हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है बच्चे, तो ये था एक गाइडेंस जो आपको मैंने बताया कि क्लास आप प्ले करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या करते हैं, वो क्लास को ट्वाइस स्पीड पे देख लेते हैं, उन्हें लगता है कम स्पीड है, लेकिन कई बार आपके माइंड की स्पीड उस स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाती है। ड्यू टू दैट रीजन आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्किप कर जाते हो। देयरफॉर मैंने आपको यह गाइड किया है कि प्लीज क्लास को क्लासरूम के तरह ही देखना, सो दैट कि आपको यह फील हो कि आप मेरे क्लासरूम में बैठे हो। ऑल्दो बात आती है कि सर अगर मैं आपकी क्लास कर रहा हूं, उसके दौरान मुझे कोई क्वेरी निकल के आती है तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा बच्चे कि उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे एक व्हाट्सएप करोगे या एक कॉल करोगे, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। प्राइमरली आप वहां पर कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज कर दें। अगर व्हाट्सएप के रिटर्न जवाब से पॉसिबल होगा कि सब कुछ समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं वहां पर ऑडियो डाल दूंगा जिससे आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी इमीडिएटली। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेशल गाइड मैंने दे दिया। अब
हम लोग फॉर्मली अपने सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। जो न्यू सिलेबस आया है आपके लिए, अब न्यू सिलेबस में न्यू क्या है उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हमने सबसे पहले बच्चे इस पेपर का नाम लिखना है। पेपर का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। बेसिकली ये पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका बच्चे जीएसटी और सेकेंड पार्ट है कस्टम्स एंड एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जब आप जीएसटी की बात करते हैं तो 70% कवरेज जीएसटी की है एंड 30% कवरेज आपके सीएमए फाइनल में कस्टम की है, कस्टम एंड एफटीपी की। ठीक, इसका मतलब जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर हमारे मेजर टाइम लगेंगे। ठीक, अब यहां के बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है बच्चे? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 70% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोनों केस में एंड 30% एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों में एक नॉर्मल कंसेप्ट ऐसा होता है कि सीएमए फाइनल में अगर 30% का एमसीक्यू है तो वो हमारे लिए आसान है और उसको तो हम 100% स्कोर करेंगे, होना भी चाहिए। 100% आप स्कोर करेंगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना भी आसान होगा हमारे एग्जाम में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए? फाइनल लेवल पर तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है बच्चे, तो फाइनल लेवल पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए जरूरी क्या होगा, हर स्मॉल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि केस के बीच से आपके स्मॉल पॉइंट्स, स्मॉल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक, और ऑप्शन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि आपको ऐसा फील होगा कि ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है या डी भी करेक्ट है। कई बार तो 3 कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिर क्या करोगे? सर वहां हम लोग फोन ऑफ फ्रेंड यूज कर लेंगे। बच्चे केबीसी तो है नहीं, इसलिए आपको ऑब्वियसली ध्यान ये रखना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और लॉ की अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्ट अगर नहीं है तो रट आप सकते नहीं लॉ को, किसी भी लॉ को आप रट नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हर स्मॉल पॉइंट की अपने मीनिंग होते हैं। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के पेपर का डिवीजन आपने समझ लिया। अब आप यहां से आगे बढ़ो और अब हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने में सबसे पहला पॉइंट हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि पेपर का नाम है। क्या? पेपर का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और लॉ किसको कहते हैं। अगर ये हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और लॉ किसको कहते हैं, तो फिर आप सभी इसे इजीली समझ पाते हैं। जब मैं बात करता हूं
इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की, तो इस तरह से आपके पेपर डिवीजन थे जो मैंने अभी दूसरे सीन पर लिखा था। आप सभी को नोट करना है तो नोट कीजिए फटाफट। मैंने कहा जीएसटी 70% है एंड 30% कस्टम एंड एफटीपी है। फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बोला 70% सब्जेक्टिव है एंड 30% एमसीक्यू है। ठीक, फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया बच्चे आपके लिए कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड आप समझ लेते हैं और लॉ का मीनिंग समझ लेते हैं तो फिर पेपर का अल्टीमेट गोल भी आपको पता चल जाता है। जैसा कि आपने देखा ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो आप बोलोगे ये टैक्स है ऐसा जो इनडायरेक्टली लेवीड होता है। इनडायरेक्टली लेवीड होता है, सरकार इसे इनडायरेक्टली लेवी करती है। अब आपने कहा कि सर इनडायरेक्टली लेवीड ऑन व्हाट, तो मैंने बोला बच्चे ऑन परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेस और बोथ। जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा इस तरह से छेड़ी है तो आप ये समझें कि इनडायरेक्टली लेवीड का मतलब क्या है। जैसा कि बचपन में जब आप इंटर लेवल पे पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि इनडायरेक्टली लेवीड का मतलब होता है बच्चे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। Incidence and impact are on different person. Incidence and impact different person पर होता है और इसमें जो टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है वो डिपॉजिट करता है सरकार को, और जिससे टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है वो अपने बर्डन को पास ऑन कर सकता है किसी और दूसरे पर्सन के ऊपर। ठीक है, इसीलिए आपने ये बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को ट्रांसफर किया जा सकता है। बर्डन कैन बी पास ऑन टू नेक्स्ट बायर। जो नेक्स्ट बायर ऑफ गुड्स है वो उसका बर्डन झेलता है। तो बड़े सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लेती क्यों है और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है क्या जो इनडायरेक्ट टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। तो मैंने आपको बताया यहां पर बच्चे कि इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा कि आप बचपन में पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि सरकार के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों है? क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द टैक्स कलेक्शन इंडिया की जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। और मैं इंडिया की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया की यही स्थिति है कि डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स में होती है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा कलेक्शन क्यों होती है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बेस डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार की रेवेन्यू ज्यादा होती है। अब आप यहां यह बोलोगे कि सर वाइडर टैक्स बेस इसका बड़ा होता क्यों है, तो मैंने कहा कि जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स में आप इनकम टैक्स में देखते हो कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है या 3 लाख रुपए तक है तो नील टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से यहां पर किसी भी तरह के कोई एग्जेम्पशंस नहीं दिए हैं कि आपकी इनकम यदि कम है तो आपसे हम जीएसटी नहीं लेंगे, आपसे हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे। इसका सिंपल मतलब यह है कि इसको जब टेक्निकल वर्ड में आपने दिया तो आपने ये बोला था कि सर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर का है, रिग्रेसिव इन नेचर का है। आपने कहा वाइडर टैक्स बेस है इसका, इसी कारण से वाइडर टैक्स बेस है। फिर इसके बाद और आपने कहा कि और क्या विशेषता, क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है, इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है। इन्फ्लेशनरी नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट से लिंक्ड होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी नेचर का है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है सरकार की इनकम बढ़ती चली जाती है, और इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा होता है सरकार के नजरिए से या किसी देश के नजरिए से। अब हमारे देश की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन मोर देन 50% है, देयरफॉर इनडायरेक्ट कलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस मैंने जो किया है वो आप पढ़ के आए हो कहां पर? इंटर लेवल में। अब फाइनल लेवल में सर इतनी सी बातें आप क्यों कर रहे हो? ये तो बच्चों वाली बातें हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चे क्योंकि बड़े सारे बच्चे इन सारी बातों को भूल गए होंगे। ठीक, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपकी फॉर्मल सिलेबस, और फॉर्मल सिलेबस स्टार्ट करने के लिए बच्चे आपको क्या करना है? आपको जैसा कि मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्ट हैं आपके, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम एंड एफटीपी। सर जीएसटी पहले शुरू करोगे या कस्टम स्टार्ट करोगे? हमने कहा बच्चे सबसे पहले जो भारी भरकम दिखता है उसे कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जीएसटी पोर्शन को, जिसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इससे पहले बच्चों का सवाल यह है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बता दिया, फीचर्स बता दिया, यह भी तो बता दो लॉ का मतलब क्या है। मैंने कहा बच्चों आपको पहले भी बताया गया होगा इंटर लेवल पर कि लॉ का मतलब क्या है। लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस एंड लीगल जजमेंट, लीगल प्रोनाउंसमेंट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, इसे आप लॉ बोल देते हो। तो इसका मतलब लॉ में एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस भी आते हैं, एंड लीगल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है उसे भी आप लॉ का पार्ट मानते हो। फिर इसमें दो तीन पॉइंट आपने बचपन में पढ़ी थी कि सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी या बाइंडिंग नेचर क्या होता है, तो उसको मैं याद दिला देता हूं आपको। सर्कुलर बाइंडेड होता है ऑन डिपार्टमेंट, जबकि एसएससी सर्कुलर से बाइंडेड नहीं होता, ऑल्दो एसएससी अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। नोटिफिकेशंस की बातें अगर करें तो नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि एसएससी एंड डिपार्टमेंट दोनों इससे बाउंडेड होते हैं और दोनों को ये फॉलो करना पड़ता है। ये सारी बातें डिस्कशन आपको मैंने बचपन वाली करा दी और लॉ का मीनिंग भी बता दिया। अब आप बताओ मुझे कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है हमारे देश में। हमारे देश में लॉ मेकिंग प्रोसेस इस तरह से है कि हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाती है। पार्लियामेंट में दो हाउस है, पहला हाउस कौन सा जल्दी बताएंगे? लोकसभा, और दूसरा हाउस राज्यसभा। पहले हाउस जब मैं लोकसभा की बात करता हूं, यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से चुन के आते हैं, और लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है वही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वही पार्टी हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर देती है, ठीक है, या जिस पर्सन के फेवर में लोकसभा में हमारे पास बहुमत होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक, इतनी सी बातें तो आपको सबको पता है।
लेकिन अगर मैं लॉ की बात करूं तो क्या होता है, सरकार क्या करती है, बिल बनाती है, बिल लेकर के कहां पहुंचती है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहले राज्यसभा पहुंचती है कि लोकसभा पहुंचती है, जनरली पहले लोकसभा पहुंचती है। सरकार के मिनिस्टर जो होते हैं वो उस बिल को प्रेजेंट करते हैं, बिल पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल पास होता है, पास होकर राज्यसभा जाता है, वहां भी डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद वहां भी पास हो जाता है। तब तक ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, एसेंट दे दिया, आपने कहा कि बिल अब एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है। इसको भी आपने बचपन में पढ़ लिया, मैंने रिवाइंड करा दिया आपको। अब आप यहां से आगे, आपने कहा कि सर इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट में पहला पार्ट है पहला पार्ट है जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और ये आपके लिए 70% ऑफ द सिलेबस है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बच्चों का एक नॉर्मल सवाल आता है, सर कितने लेक्चर लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे। मेरा सिंपल सा कहना है कि इसकी चर्चा तो हमारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि कितने घंटे की लेक्चर्स मैक्सिमम लगेंगे, तो इसकी चर्चा मैं वीडियो के दौरान नहीं करने वाला। आप सिंपल समझें कि पहले हम लोग जीएसटी करेंगे और उसके बाद हम सभी कस्टम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए जीएसटी में स्टार्ट करते हैं। सबसे आपका पहला चैप्टर एंड फाउंडेशन वाला चैप्टर, जिसे आप बोलते हो सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले कि मैं सप्लाई जीएसटी का पढ़ाऊं, मुझे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी थोड़ी सी करवानी है, इंट्रोडक्शन करानी है। ये इंट्रोडक्शन जीएसटी का क्या है? आपने कहा जीएसटी इंडिया में कब आया? जीएसटी इंडिया में जो आया कौन से एक्ट से आया? तो मैंने कहा सीजीएसटी एक्ट इंडिया में बना 2017 में, और ये एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, विद इफेक्ट फ्रॉम 8th जुलाई 2017 होल ऑफ इंडिया। ये एप्लीकेबल है कुछ इस तरह से। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि बड़े सारे बच्चे इसके इतिहास पढ़ के आए हुए होते हैं, इंटर में भी पढ़ाया गया होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको बड़ा फास्ट पेस पर यहां पर आपको समझा देता हूं। एक्चुअली पूरी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जो 1954 में जीएसटी लेके आ गया था। जीएसटी पूरी दुनिया में फ्रांस लेके आया, लेकिन ये था तो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया धीरे धीरे अडॉप्ट करती गई। हमारे भारत में चूंकि उस समय आज़ादी मिली थी 47 में, और हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। इसकी चर्चा पहली बार 2000 ईस्वी में हुई। 2000 ईस्वी में उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को देखने के बाद हमें यह लगता है कि हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम है उसमें बड़ी सुधार की जरूरत है। अब जब बड़े सुधार की जरूरत है तो उसके कारण भी देने पड़े, और कारण था मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्स। मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्स होने के कारण क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स होती थी और कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगती थी तो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आते आते बहुत महंगे हो जाया करते थे। इन बातों को आपको इंटर में जब टैक्स की क्लास कराई गई थी जीएसटी की तो बताया गया था। तो मैं इसकी चर्चा जरा फास्ट पेस पर ले रहा हूं, ध्यान से सोचना। मैंने बोला कि 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमिटी का
गठन किया, एक टास्क फोर्स बनाया जिसका नाम था, 2003 में ये टास्क फोर्स बेसिकली बनी थी, जिसका नाम था केलकर कमेटी। केलकर कमेटी की ये ड्यूटी थी, उस टास्क फोर्स की ये ड्यूटी थी कि एक मॉडल डिजाइन करिए कि हमारे देश में जीएसटी कैसे आएगा। उन्होंने 2004 तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में जीएसटी आ सकता है। पूरी दुनिया के जीएसटी लॉ को उन्होंने स्टडी किया और बोला कि वैट मॉडल, वैल्यू एडेड मॉडल जीएसटी हमारे देश में आ सकता है। ठीक, उसके लिए हमारे देश में सबसे पहले लोगों को यह समझाना था कि वैट कहते किसको हैं, वैल्यू एडेड टैक्स किसको कहते हैं। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना है। मान पहले के टैक्स सिस्टम में एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी जो मैन्युफैक्चर पर लगती थी। ठीक, 100 रुपए की कोई गुड्स बनती थी, एक्साइज ड्यूटी 100 रुपए का लगता था, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए का लगता था, टोटल 110 रुपए में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गुड्स पहुंच जाता था। अब होलसेलर के पास जाते ही फिर क्या होता था, ये जो ट्रांसफर होती थी उस समय एक सेल टैक्स भी लग जाया करता था, लोकल सेल्स टैक्स। अब यहां पर सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों की लेवी एंड कलेक्शन अलग अलग गवर्नमेंट करती थी, तो मर्ज हो ही नहीं सकता था और इसका कोई इनपुट क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं था। देयरफॉर जो कॉस्ट बनता था वो 110 रुपए बनता था। फर्दर उसमें मान लीजिए कि 50 रुपए में अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं होलसेलर होने के कारण, तो वो 160 हो जाता था और फिर उसका 10% मान लीजिए सेल टैक्स होता था, तो उसका 10% 16 रुपए टैक्स और चार्ज हो जाता था। तो कंज्यूमर से नहीं बल्कि रिटेलर से ही वो 176 रुपीज का वो कॉस्ट पर जाता था रिटेलर को। रिटेलर अपना भी प्रॉफिट ऐड करता था और इस तरह से धीरे धीरे करके वो 220 रुपए का कॉस्ट पर जाता था कंज्यूमर को। ठीक, इस सब में एक प्रॉब्लम क्या थी, हर टाइम पर क्या हो रहा था, टैक्स कंपोनेंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाता था, जो एक्साइज ड्यूटी थी उस पर भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता था। ये एक समस्या थी, इसलिए बोला कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स, सामान महंगे हो जाते हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते थे क्योंकि वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव मार्केट को हम चैलेंज नहीं कर पाते थे। देयरफॉर ये जरूरत पड़ी, सरकार ने समझाया, उस समय के प्रधानमंत्री ने लोगों को समझाया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी लोगों को समझाया कि हमारे देश में जीएसटी की जरूरत है। धीरे धीरे करके मामला आ गया 2006 में, सरकारें बदल चुकी थी। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और पी चिदम्बरम साहब कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि हम 2010 से 1/4/2010 से जीएसटी लेके आएंगे। हालांकि हमारे देश में जितना बोला जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में उतना जल्दी हो नहीं पाता है। 2010 तक जीएसटी की चर्चा तो होती रही लेकिन जीएसटी नहीं आया। अंत में 2011 में सरकार को लगा कि हम जीएसटी में काफी लेट हैं। सरकार ने 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122nd कॉन्स्टिट्यूशन 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वहां पर पेश हुआ था, जो बाद में लैप्स कर गया क्योंकि वो पास ही नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे करके सरकार उसमें आगे बढ़ती है, कहती है चलो ये कानून तो बनना ही है, बाद में बनेगा। बीच में 2013 में सरकार ने कहा कि अगर जीएसटी आ जाती है जीएसटी आएगी तो उसको रन करने के लिए एक हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके जीएसटी को इंप्लीमेंट कर सके। देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर सरकार ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी बनाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जीएसटीएन रखा गया। 2013 में जीएसटीएन बना दिया गया। बात आती है 2014 की, जीएसटीएन बन गई, उसको मॉडल जीएसटी लॉ बनाने की भी जिम्मेदारी मिल गई। ये सारे काम जब जीएसटी डिपार्टमेंट में कर रहे थे ये लोग, एक सेकेंड, तो मैंने कहा बच्चे कि ये सारे काम जीएसटीएन बीच में कर ही रही थी, सरकार इस प्रोसेस में थी कि जीएसटी कैसे आए। तब तक सरकार बदल गई, पुरानी नई सरकार आ गई मोदी जी के नेतृत्व में, और सरकार
2014 में बन गई, मई 2014। दिसंबर 2014 में आकर के वो जीएसटी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 लेकर के आते हैं और उस पर चर्चा करके पास कर देते हैं। 2015 और 2016 इस तरह से धीरे धीरे करके जीएसटी अपनी जर्नी को तैयार आगे बढ़ाती है और 2016 आते आते जीएसटी लॉ पास हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाती है। 2017 तक क्या होता है, इस दौरान जीएसटी की काउंसिल भी बन जाती है। देश के सारे विधानसभा में उसको पास करना होता था, मोर देन 50% असेंबली को पास करना जरूरी था, वो भी पास हो जाता है। एक जम्मू कश्मीर लेट हो गया, बाकी सारे असेंबली ने पास कर दिया और 1 जुलाई 2017 से फाइनली जीएसटी हमारे देश में आया और हमारे देश में एक कानून बना सेंट्रल लेवल पे, जिसे सीजीएसटी एक्ट बोलते हैं, और सिमिलर कानून हर स्टेट में बन गया जिसे एसजीएसटी एक्ट बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरी है विद असेंबली तो उसने भी अपना एसजीएसटी एक्ट बनाया, और यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनवाई, और वो कौन सी थी, यूटीजीएसटी एक्ट। तो सर हम अपने सिलेबस में कौन से एक्ट पढ़ेंगे, तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे एंड आईजीएसटी एक्ट आप पढ़ेंगे, बाकी एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये सारी चर्चा जो हमने पिछले आधे घंटे में आपके साथ ली, वो क्या थी, आपके बेसिक फाउंडेशंस को जगाना। अब यहां पर जब इंट्रोडक्शन पार्ट्स को कंप्लीट किया और मैंने कहा कि सीजीएसटी एक्ट हमारे देश में, पूरे देश में 8 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया, 8 जुलाई 2017 से। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीएसटी है क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ जीएसटी क्या है, आपको यह पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखना, मैं लिंक करता जाऊंगा हर चीज को। पहले मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को अप्लाई करवाया, मैंने कहा ये गुड्स सर्विसेज एंड बोथ पर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्लियर है कि गुड्स एंड सर्विसेज से डील करता हुआ ये टैक्स है। ठीक है बच्चे, अब जब मैंने बोला जीएसटी की, तो जीएसटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे देश में। क्लियर? अब मैं इस इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो मैंने कहा ये एप्लीकेबल है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, इस पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जैसे ही बात किया मैंने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपके दिमाग में आया सर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं जब परचेज करूंगा तब एप्लीकेबल होगा जीएसटी? आंसर इज यस। ऑब्वियसली जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में परचेज करने जाओगे तो आपसे जीएसटी का कलेक्शन होगा, ये एक नॉर्मल तरीका है। यस सर, तो ये एक नॉर्मल तरीका है, जीएसटी इस तरह से चलता है। अब सवाल ये है कि सर पहले भी तो गुड्स एंड सर्विसेज पर ही टैक्स लगते थे, तो फिर जीएसटी क्यों आई? तो आपको मैंने प्रॉब्लम बताया बच्चे, और प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या था कि डबल टैक्सेशन होती थी, कंज्यूमर के लिए गुड्स महंगा हो जाता था, वर्ल्ड में हम कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे पाते थे। ये सारी बातें आपके साथ मैंने किया। इसका सिंपल मतलब ये निकल के आता है कि हमें एक लॉ की रिक्वायरमेंट थी और जीएसटी बनाया गया। तो यहां से चर्चा को मैंने और आगे बढ़ाया, और जीएसटी में जैसा कि मैंने बोला एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब यह है कि यहां का टैक्सेबल इवेंट लिंक्ड होगा किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से। तो मैं अगर बात करूं टैक्सेबल इवेंट की, टैक्सेबल इवेंट की अगर मैं बात करूं बच्चे,
तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में है सप्लाई। पहले क्या था, पहले बड़े सारे वर्ड थे। अर्लियर सिस्टम में, अर्लियर टैक्स सिस्टम में एक वर्ड होता था मैन्युफैक्चर, जिस पर एक्साइज लगता था। दूसरा वर्ड होता है सेल्स, जिस पर सेल्स टैक्स और वैट लगता था। तीसरा वर्ड होता था सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिस पर सर्विस टैक्स लगता था। इस तरह से टैक्स लगाए जाते थे। इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो हर आइटम के ऊपर अलग अलग, हर इवेंट के ऊपर अलग अलग टैक्स होते थे। इतने बड़े सारे टैक्सेबल इवेंट थे, इस सब को मर्ज किया गया और एक इवेंट रखा गया जिसका नाम है सप्लाई। जीएसटी में ये एक फाउंडेशन स्टोन है। तो आप सप्लाई को क्या बोलोगे? सप्लाई हमारे जीएसटी में फाउंडेशन स्टोन है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि यही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी होगा। इतनी सी बातें हैं। यस सर। अब ये सारी बातें आपने नोट करनी है, नोट कर लो। नहीं करनी है, यहां तक आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं बताया है। यहां तक आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ आपको मैंने फाउंडेशन क्लियर किया कि इंटर में जो जो पढ़ के आए हो उसके थोड़ी सी यादें ताजा हो जाएं। ठीक? अल्टीमेटली आप सभी फाइनल के स्टूडेंट हो, तो ज्यादा फाउंडेशन लेवल पर हम लोग चर्चा करेंगे नहीं। यहां से आगे अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल पार्ट पर। हम सभी सीजीएसटी एक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 कर लिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 8th जुलाई 2017, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया with effect from 1st July 2017 except जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन नंबर 2 किसी भी एक्ट का, जैसा आप जानते हैं कि डेफिनीशन होता है। सिंस हम सभी सीजीएसटी एक्ट कर रहे हैं तो डेफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सभी डेफिनीशन पार्ट को सबसे पहले करने वाले हैं। डेफिनीशन पार्ट में आप ध्यान रखेंगे, इस पर जो भी चर्चा होगी वो सेक्शन 2 से रिलेटेड है। हालांकि हर चैप्टर में मैं कुछ डेफिनीशन की बात करूंगा जो सेक्शन 2 से रिलेटेड है। सप्लाई चैप्टर में बड़े सारे वर्ड यूज होंगे जिसका मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे? और इसलिए एक एक मीनिंग पर हमारी चर्चा होगी, ऑल्दो इंटर में इसकी चर्चा आपकी हो रखी है। ठीक है बच्चे? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। आपके पास बुक है, बुक खोल लीजिए और सबसे पहले आपको मैंने जो बताया ये टैक्सेबल इवेंट, उसकी चर्चा कीजिए। मैंने बोला कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या होता है? सप्लाई। तो आपने सबसे पहले मुझे पूछा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसे हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। जिससे टैक्स निकल के आता है, टैक्स की रिक्वायरमेंट आती है, उसे आप टैक्सेबल इवेंट बोलते हो। जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बोथ टैक्सेबल इवेंट्स आते हैं और यही हमारे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन को डिटरमिन करते हैं। ये सारी बातें आपने कर ली है। मैंने कहा पिछले टैक्स सिस्टम में मैन्युफैक्चर था, सेल था, सर्विसेज थी, परचेज था, एंट्री इनटू द टेरिटरी था, एंट्री टैक्स लगता था। ये सारे टैक्स जीएसटी आने के बाद मर्ज हो गए, सब्ज्यूम्ड हो गया जीएसटी में। अराउंड 22 टैक्स टाइप के टैक्स इसमें मर्ज हो गए। ठीक? वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट यहां से निकल के आया।
ठीक, इसके बाद आपको मैंने कहा कि यहां कुछ सर्टेन रेलिवेंट डेफिनेशन करेंगे जिसकी चर्चा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप रेलिवेंट डेफिनेशन में, जैसा कि आपने कहा कि इस एक्ट का नाम है, इस एक्ट का नाम है CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले, सेंट्रल का मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल एक्ट है ये। ठीक, दूसरा आपको क्या पता होनी चाहिए, गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको लॉ मेकर ने बताया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दो, बाकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम उसे गुड्स मानेंगे। यह है गुड्स का एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। लेकिन इसके बाद इंक्लूड कर दिया, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाया, और उसने कहा कि बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। ठीक, अब इसमें आपको कौन से ऐसे वर्ड हैं जो गुड्स के कंटेक्स्ट में समझ में नहीं आए? तो बच्चों का जब मेरे पास सवाल आ गया, सर ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मैंने बोला इसका भी डेफिनेशन हम लॉ मेकर से पूछेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि ऐसे कोई भी अनसिक्योर्ड डेब्ट, कोई भी अनसिक्योर्ड डेब्ट या क्लेम है तो हम उसे एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ठीक है, अब बड़े सारे बच्चे इसको लिंक करने लगते हैं, सर ये गुड्स है तो इस पर क्या होना चाहिए? जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। ऑफ कोर्स जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन आपको आगे जब सप्लाई बताऊंगा तो बताऊंगा कि एक्शनेबल क्लेम का कौन सा पार्ट पर जीएसटी लगता है और कौन से पार्ट पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है बच्चे, कोई ग्रास है, कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है तो उससे भी हम गुड्स मानते हैं। कोई ऐसा आइटम है जो अभी तो अटैच टू द लैंड है, लेकिन फ्यूचर डेट पर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम इसे सेवर करके आपको सेल कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो उसे भी आप गुड्स मानते हो। ठीक है बच्चे, इसके बाद आती है नेक्स्ट पोर्शन है बच्चे, सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? सिंपल है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज यहां भी नहीं है, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है। अब आप बोलोगे सर मनी क्या है? मैंने कहा लॉ मेकर से पूछेंगे, मनी की डेफिनेशन अलग से करेंगे। तो मनी का नॉर्मल मीनिंग तो आपको पता ही है, लीगल टेंडर मनी, जो लीगली इंडिया में चलता है उसे हम मनी बोल देंगे। कोई फॉरेन एक्सचेंज है, कोई डॉलर पड़ा है, वो भी मनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? मनी को मनी हम तब मानते हैं जब वो किसी भी कंसिडरेशन को, ऑब्लिगेशन को, कोई ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए एज ए कंसिडरेशन यूज होता है, तभी वो मनी की डेफिनेशन में आता है। सिक्योरिटीज क्या है? मैंने कहा जैसे इक्विटी शेयर्स है वो सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स है सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है सिक्योरिटीज है। तो ना तो इक्विटी शेयर्स, ना डिवेंचर, ना ही बॉन्ड, इस तरह के कोई भी आइटम्स को हम ना गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज मानेंगे। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई पर्सन अगर मनी एंड सिक्योरिटीज के रिलेशन की कोई एक्टिविटीज करता है तो उसे भी हम सर्विस मानेंगे या गुड्स मानेंगे? उसे भी हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे या नहीं? तो पहली बात लाएंगे। अगर लाएंगे तो उसे सर्विस माना जाएगा या गुड्स? लॉ मेकर ने कहा बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। जब यूज ऑफ मनी है, एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें मनी का यूज है,
ठीक, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल देना है, ध्यान से देखिए। शादी के समय जब नए नोट खरीदे जाते हैं, हमारे देश में एक नॉर्मल चलन है कि शादियों में नए नोट उड़ाए जाते हैं। जब आप उसे खरीदने जाओगे तो 1000 रुपए के नोट 1200 रुपए में देंगे, तो यहां पर अलग से एक कंसिडरेशन चार्ज कर लिया 200 रुपए। लॉ मेकर ने कहा यदि एक्टिविटीज इन मनी है, एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें मनी का यूज हो रहा है, तो उस एक्टिविटीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और सर्विस की डेफिनेशन में ऐड कर देंगे। जब आपने कहा इसे हम सर्विस की डेफिनेशन में ऐड कर देंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज। तो कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, conversion of money from one currency to another, conversion of money from one denomination to another, ये एक्टिविटीज है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज करता है तो उसने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, इसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? अब इस को आपने कर लिया, तो अब आपको पहले क्या बता दूं? एक्शनेबल क्लेम बता दो सर, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में आपने रखा है। तो चलिए एक्शनेबल क्लेम करते हैं, मैन्युफैक्चर उसके बाद करेंगे। ठीक, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या बताया लॉ मेकर ने? क्लेम टू एनी डेप्ट, कोई भी टाइप का डेप्ट है उसे एक्शनेबल क्लेम कहेंगे, लेकिन एक्सेप्शन दिया, अदर देन अ सिक्योर डेप्ट। इसका मतलब मैं अनसिक्योर डेप्ट बोल सकता हूं प्रैक्टिकली? बोलो ना हाँ सर, अनसिक्योर डेप्ट जो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड नहीं है कैसे? बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो सिक्योर्ड है, ना मूवेबल प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड है, तो हम उसे अनसिक्योर्ड डेप्ट बोलते हैं और ऐसे क्लेम को आप एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं और इसे गुड्स माना गया है। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन ईदर एक्चुअल or constructive position of the claimant, which civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debts or beneficial interest be existence, accruing, confidential or conditional or contingent, conditional or contingent। ये बड़े सारे वर्ड दे दिए। इतने सारे वर्ड का अगर सिंपल मीनिंग निकालूं तो सिंपल मीनिंग क्या निकालोगे? कोई भी अनसिक्योर्ड डेप्ट है ऐसा जिसमें कि कोर्ट में जाने के बाद भी कोई रिलीफ हमें नहीं मिलता कि हां इससे एक लगे कि इस सिक्योरिटी से इसका पे ऑफ किया जा सके, तो ऐसे केसेस में हम ऐसे अनसिक्योर्ड डेप्ट को एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जरा देखना। लॉटरी है, कोई लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बेटिंग है, उस सब को आपने कहा कि सर डिवेंचर है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये सब अनसिक्योर्ड डेप्ट है। अब आप बोलोगे सर किसके लिए? अब फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, अनसिक्योर्ड डेप्ट है, अल्टीमेटली बैंक ने वो पैसे आपको वापस करने ही हैं। ओके, ये एक एक्शनेबल क्लेम है, ये एक एक्शनेबल क्लेम है और इसे गुड्स माना गया है। सप्लाई है या नहीं इसकी चर्चा मैं करूंगा सेक्शन 7 एंड शेड्यूल 3 करने के बाद। ठीक है बच्चे, इतनी बातें कर लिया आपने। दूसरा डेफिनेशन आपने कहा मनी। तो मनी में जैसा कि मैंने पहले बोला, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे के सारे मनी की डेफिनेशन में आते हैं। पे ऑर्डर है, ट्रेवलर चेक है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है। आप बताएंगे
आप सभी बताएंगे बिटकॉइन क्या मनी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बिटकॉइन को अप्रूवल दे रखी है? आंसर इज नो, देयरफॉर बिटकॉइन मनी नहीं है। ठीक है बच्चे, लेकिन ध्यान रहे ये सारे जो आइटम्स आपने मनी में पढ़े, ये मनी तब माने जाएंगे व्हेन इट इज यूज्ड एज कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, सेटल एन ऑब्लिगेशंस। ठीक है बच्चे, तो ये डेफिनेशन सेक्शन है। थोड़ी देर आपको ये लगेगा कि ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि बड़े सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे। ठीक है बच्चे, अब आपने मनी समझ लिया, तो इसमें से एक वर्ड आया कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी समझ लो। सर कंसिडरेशन किसको कहेंगे? तो कंसिडरेशन में लॉ मेकर ने कहा इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट्स। कंसिडरेशन क्या है? इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट्स। कंसिडरेशन includes any payment made or to be made, whether in money or otherwise, चाहे वो मनी के फॉर्म में दिया जाए या अदरवाइज। क्या काइंड में दिया हुआ कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर इज यस, इन काइंड भी कंसिडरेशन दिया जा सकता है। ठीक, in respect, otherwise in respect of or in response to or for inducement of the supply of goods or services or both। ठीक है बच्चे, गुड्स सर्विसेज या बोथ, इन सब के सप्लाई के लिए यदि कोई कंसिडरेशन, कोई भी अमाउंट पे होता है, एनी पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट पे होता है, चाहे मनी के फॉर्म में या अदरवाइज, तो हम उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रहे। इसके बाद बोला गया वेदर बाय द रेसिपिएंट। ये रेसिपिएंट वर्ड किसके लिए यूज होगा जीएसटी में बच्चे? रेसिपिएंट हमेशा परचेजर होता है, जो गुड्स को या सर्विस को रिसीव करता है। ठीक है, तो रेसिपिएंट जब पेमेंट करता है तो वो मनी में दे सकता है या किसी और फॉर्म में। कई बार रेसिपिएंट खुद ये पेमेंट नहीं करेगा, कोई और उसके बिहाफ पर थर्ड पर्सन पेमेंट कर देगा, तो भी उसे आप कंसिडरेशन मानोगे क्या? आंसर इज यस सर, हम उसे कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है बच्चे, बाय एनी अदर पर्सन, whether by recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government and state government। ये वर्ड आप गांठ बांध लो, आपके एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। कई बार आपको दे दिया जाता है कि सब्सिडी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी, और बच्चे सब्सिडी को कंसिडरेशन मानते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि सब्सिडी कहीं शायद कंसिडरेशन से अलग तो नहीं। ध्यान रखना, सब्सिडी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, अदरवाइज आप उसे कंसीडर करोगे एज अ कंसिडरेशन। ठीक है बच्चे, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। कंसिडरेशन किसको बोलेंगे? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। अब आप बोलोगे ये क्या होता है सर? तो कंसिडरेशन के लिए मॉनेटरी वैल्यू देखना है किसी एक्ट का। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप सभी बच्चे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम में हमारे कुछ स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक, और आप सभी मेरे क्लासरूम में मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैंने आपको बोला मेरा बच्चा अभी क्लास 3rd में है, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो और मैं आपको पढ़ा देता हूं। ध्यान देना, मैंने कोई एक्ट किया आपके लिए, यस। अपना फीस छोड़ दिया, यस। आपने अपना फीस छोड़ दिया, यस। एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गई। क्या मैंने आपको सप्लाई दिया? यस, सर्विसेज की सप्लाई दी। क्या मैंने आपसे कोई कंसिडरेशन ली?
कंसिडरेशन ली ना, लेकिन मनी के फॉर्म में नहीं ली, एक्ट के फॉर्म में ली, फॉरबियरेंस के फॉर्म में ली। लॉ मेकर ने कहा हम इसे भी कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक, मान लो मेरा फीस है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, तो जो फीस है वो आपके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा और मेरे लिए भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा। 10,000 पर सरकार मुझसे जीएसटी मांग सकती है। ठीक है बच्चे, तो ये बातें आपने पढ़ा कंसिडरेशन के लिए। ठीक, ये सारी बातें अगर आपने कर ली तो अब एक पॉइंट रह गया है और उसमें आप पढ़ेंगे बच्चे मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं। तो मैन्युफैक्चर जब आपको पढ़ना है ना, तो मैन्युफैक्चर का नॉर्मल मीनिंग है प्रोसेसिंग, एनी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर। किसी भी रॉ मटेरियल को किसी भी फॉर्म में प्रोसेस करना क्या माना जाता है? किसी भी रॉ मटेरियल को किसी भी फॉर्म में प्रोसेस करने को आप मैन्युफैक्चर एक्टिविटी बोलते हो, लेकिन एक कंडीशन है, that must results into an emergence of a new product। वहां पर एक न्यू प्रोडक्ट आने जरूरी हैं। अगर न्यू प्रोडक्ट का इमरजेंस नहीं होता है, तो फिर आप बोलते हो कि ये मैन्युफैक्चर नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो मैंने कहा यहां पर यूज चेंज हो जाना चाहिए या नाम चेंज हो जाना चाहिए। अब यूज चेंज और नेम चेंज से क्या लेना देना? ध्यान देना, फैब्रिक है, फैब्रिक खरीदते हो, दर्जी के पास जाते हो, स्टिचिंग करवाते हो, टेलर आपके लिए स्टिचिंग करता है, उसमें बटन लगाता है, थ्रेड लगाता है, उसके बाद आपके नाप का एक शर्ट बना देता है। जब आप फैब्रिक को पहन नहीं सकते, उसका यूज नहीं था, अब आप शर्ट पहन सकते हो, नाम भी बदल गया, यूज भी बदल गया, तो नया प्रोडक्ट इमर्ज हो गया। यस सर। क्या उसे आप मैन्युफैक्चर बोलोगे? शर्ट बनाने के एक्टिविटी को आप मैन्युफैक्चर बोलोगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पर फैब्रिक है, थ्रेड है और बटन्स हैं और कॉलर वगैरह हैं। ये सारी बातें इकट्ठा करने के बाद आप एक नए प्रोडक्ट बना पाते हो विद सर्टेन प्रोसेस। ये सारी बातें जब आपने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन भी कर ली, मनी की भी कर ली, कंसीडरेशन की भी कर ली, तो सवाल यह है कि जब मैंने आपको बोला कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो आपने मुझसे सवाल नहीं किया कि सर इंडिया का मीनिंग क्या है। हाँ, कुछ बच्चों का एक सवाल आ गया था कि सर इंडिया का मतलब क्या लैंड एरिया है, तो मैंने कहा इसको हम इंडिया की डेफिनेशन में करेंगे। और इंडिया की डेफिनेशन क्या बोला लॉ मेकर ने कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंडिया की डेफिनेशन है, हम उसे इंडिया मानेंगे, लेकिन इसका टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया है, सी बेड भी इंडिया है, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर के अंदर कोई सब सॉइल एरिया है, उसे भी आप इंडिया मानते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी इंडिया मानते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एनी अदर मैरीटाइम जोन, जो कि टेरिटोरियल वाटर्स में हमारे दायरे में आते हैं। ये कितने माइल्स तक होते हैं? बचपन में पढ़ाया गया होगा कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक किसी भी पोर्ट से, किसी भी सी पोर्ट से जो होता है वो उस कंट्री का पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब पोर्ट से, सीबेड से अगर मैं बात करूं, पोर्ट से 200 न्यूटिकल माइल तक आपका इंडिया है। ठीक है बच्चे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंडिया है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया माना जाता है। और इस तरह से इस एक्ट में अदर मैरीटाइम जोन एक्ट है, EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट, ये पूरा का पूरा इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई है।
और एयर स्पेस भी इंडिया है क्या? इंडिया के ऊपर, इन सारे वाटर बॉडी के ऊपर, लैंड एरिया के ऊपर जो आपका एयर स्पेस है उसे भी इंडिया बोलेंगे। क्लियर है? ये सारी बातें आप एक तरह से रिवीजन पोर्शन में कर रहे हो। टैक्सेबल सप्लाई किसे बोलेंगे? सिर्फ सिंपल सी बात है, जिस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा उसे हम टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। ठीक है? टैक्सेबल टेरिटरी तो जहां पर आपका सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है उसे आप टैक्सेबल टेरिटरी बोलोगे। सप्लायर किसे बोलेंगे? द पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and shall include an agent acting as such on behalf of supplier in relation to goods or services or both। जब कोई एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा होता है तो हम उसे सप्लायर बोल देते हैं, एजेंट को भी सप्लायर बोलते हैं। इस पर चर्चा हमारी लंबी होगी जब मैं एजेंट कराऊंगा, एजेंट में डेल क्रेडर एजेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। ठीक है बच्चे? तो अभी सिंपल इतनी सी बातें आप समझ लीजिए। फिर एजेंट के बाद प्रिंसिपल कौन है? तो जिस पर्सन के बिहाफ पर एजेंट काम करता है उसे आप प्रिंसिपल बोल देते हो। मींस अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चे? ये सारी बातें आपने कर लिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार नोटिफाई करके बताएगी कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक, अब आइए फैमिली वर्ड, जहां पर लिखा मिलेगा फैमिली वर्ड जीएसटी में। फैमिली का मतलब है पर्सन की स्पाउस एंड चिल्ड्रेन। पर्सन के स्पाउस एंड चिल्ड्रेन तो उसके फैमिली में है, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर के केस में यह देखा जाएगा क्या वो होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन है। यदि हां तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, यदि नहीं तो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बताइए, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ क्या मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे? आंसर इज नो। ठीक, मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में वो नहीं आएंगे। क्या मेरी वाइफ मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये एक फैमिली का डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है बच्चे, बार बार आपको मिलेगा, रेसिपिएंट। पहले भी मिला, मैंने अभी उस समय बोला कि बायर, इसका मतलब समझ लो कोई भी बायर, कोई गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है वो बायर की बात करते हैं, उसे आप कह सकते हो। अब सवाल यह है बच्चे, रेसिपिएंट को लॉ में करने कैसे डिफाइन किया है, ध्यान दीजिएगा। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस, ठीक है, उसने कहा इट मींस वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द पर्सन हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन पेबल है तो जो कंसिडरेशन की पेमेंट कर रहा है हम उसे रेसिपिएंट मान लेंगे। अगर कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ गुड्स है तो चेक करेंगे क्या डिलीवरी हुई है। गुड्स की डिलीवरी हुई है तो जिस पर्सन को गुड्स की डिलीवरी हुई है उस पर्सन को आप रेसिपिएंट मान लो। ठीक है, या अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज की सप्लाई अगर है तो उस केस में ध्यान देना है कि जिस पर्सन को सर्विसेज सप्लाई किया गया है या जिसके इंस्ट्रक्शन पर सर्विसेज सप्लाई की गई है उस पर्सन को हम रेसिपिएंट मानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो। बच्चे कह रहे हैं सर बचपन में पढ़ा था, आज सब कुछ रिवाइज हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी का भी रिवीजन हो गया होगा। ठीक है,
अब आइए एक वर्ड और भी आता है पर्सन। सर इसको तो हम इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लो। यहाँ मीनिंग कुछ थोड़ी बहुत अलग तो होगी ही, हालांकि आपको मिलता जुलता मिलेगा। इंडिविजुअल पर्सन की डेफिनेशन में HUF कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नोट, ये भी आपके पर्सन की डेफिनेशन में है। एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, किसी एक्ट के अंदर में कोई भी कॉरपोरेशन अगर एस्टेब्लिश्ड है तो आप उसे भी पर्सन की डेफिनेशन में रखोगे। कोई बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड है अंडर एनी अदर लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी मैं बात करूं तो इसे फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं क्या? बोलिए ना हाँ सर, इससे आप फॉरेन कंपनी बोल दो। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें आपने कर लिया। जहां पर पर्सन की डेफिनेशन में आपने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी रखते हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है बच्चे, लोकल अथॉरिटीज की चर्चा, लोकल अथॉरिटीज को भी पर्सन माना गया है। गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताइए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर्सन की डेफिनेशन में है? आंसर इज नो। लेकिन जीएसटी के लिए उसे भी हम पर्सन की डेफिनेशन में रखेंगे। सोसाइटी भी एज पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आप उसे भी पर्सन की डेफिनेशन में रखते हो। ठीक है, ट्रस्ट एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसे भी आप क्या करोगे सर? इसे भी हम पर्सन की डेफिनेशन में रखेंगे। अगर वो ऊपर कहीं कवर नहीं होता तो सारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को पर्सन की डेफिनेशन में कवर कर देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने कर लिया और इससे आपका एक डेफिनेशन का फाउंडेशन हो गया है। एक और डेफिनेशन है, उसको कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर के मेन कॉन्टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे नॉर्मल पे ले आएंगे, क्योंकि वहां से टेक्निकल बातें लॉ की आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बच्चे, एक वर्ड आएगा बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस तरह से वर्ड मिलेगा आपको। तो बिजनेस का मतलब क्या है? बोला एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, एडवेंचर हो, वेजर हो, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज है, उसे हम बिजनेस मानते हैं। ठीक, चाहे ये पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए हो या ना हो, पैसे की बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई पैसा कमाना नहीं चाहते, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो आपका बिजनेस मानेंगे। ठीक, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इन कनेक्शन विद और एंसिलरी टू द एबव, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इस तरह के रिलेशंस जो है, इस तरह की एक्टिविटी है, उसके एंसिलरी एक्टिविटी, उसके साथ में जो एक्टिविटी जुड़ी हुई है, उन सब को भी आप क्या मानोगे? हम उसे बिजनेस मानेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद वॉल्यूम अगर ना हो तो फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कॉन्टिन्यूटी, ये सारे मैटर करेंगे क्या? नहीं। इवन एक वॉल्यूम भी सेल परचेज भी किया तो आप हो सकता है कि बिजनेस मान लिया जाए। ठीक है, एक ही बायर को सेल किया, ज्यादा बायर नहीं है आपके पास, तब भी आपका बिजनेस माना जा सकता है। एक ही बार जीवन में पहली बार बिजनेस कर रहे, एक ट्रांजैक्शन के बाद दोबारा नहीं किया हो, उसे भी बिजनेस माना जा सकता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटीज, ये सारे इररेलेवेंट पॉइंट हैं। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये अगर मैं बात करूं एक्विजिशन ऑफ गुड्स या सप्लाई, आप कोई गुड्स खरीदते हो, एक्वायर करते हो या सप्लाई करते हो,
ये आपका बिजनेस है। कैपिटल एसेट्स आप अगर से सप्लाई करते हो, बिजनेस है, ठीक है। और अगर कोई भी कंपनी के बिजनेस को कमेंस करने के लिए या क्लोज करने के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उसे भी हम बिजनेस मानते हैं, ठीक है। प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स एज द केस मे बी। जो क्लब हैं, जो एसोसिएशन हैं, वो अपने ही मेंबर को बड़े सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे बच्चे? उसे हम बिजनेस मानेंगे। और उस वहां पर म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा कि अपने ही मेंबर को सप्लाई किया जा रहा है तो हम बिजनेस के दायरे से बाहर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी सिनेमा हॉल में जाते हो, किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री करने के लिए यदि आपको टिकट लगता है, कंसिडरेशन देना पड़ता है, तो ये एक्टिविटी अपने आप में बिजनेस मानी जाती है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मैंने कोई सीए होने के कारण कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, बीइंग प्रोफेशनल, ये मेरा बिजनेस माना जाएगा, ठीक है बच्चे। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, ये क्या होता है? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग जानते हो? हॉर्स रेसिंग पार्टिसिपेशन जानते हो? यस सर, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हॉर्स रेसिंग एक्टिविटीज होती है, उसमें विनर को कुछ मिलता है, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में भी विनर को इनाम मिलते हैं, ठीक। तो ये सारी एक्टिविटी या इससे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है, कनेक्टेड एक्टिविटी को आप क्या मानते हो? बिजनेस मानते हो, ठीक है। आगे की सारी बातें आप देखेंगे यहां पर। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज के तरह वो एंगेज्ड है तो भी उनका वो बिजनेस माना जाएगा। अगर जीएसटी लॉ में एग्जेम्पशन दे दी जाएगी तो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्स लग जाएगा। ये सारी बातें ओवरऑल जो थी, ये पूरे इस एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन है। यहां से इस एक्ट का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है और जिसे टेक्निकल पार्ट बोलते हैं, और मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैं जीएसटी का ओवरऑल फाउंडेशन एंड सप्लाई चैप्टर के लिए फाउंडेशन आपका बनाया, जो पहले आप पढ़ के आ चुके थे, उसको मैंने फास्ट पेस पर रिवाइज करवा दिया। तो आई होप यहां तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अपने सवाल फटाफट टाइप कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। सर आपने अपना नंबर दिया नहीं। ऐसे मेरे बुक पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखा है बच्चे, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। इस नंबर को नोट कीजिए और जैसे ही कोई डाउट आता है आप मुझे पिंग कर देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, आई होप कि ये बातें समझ में आई और यहां से हम अपनी सेकेंड लेक्चर के तरफ बढ़ेंगे। जो सेकेंड लेक्चर होगा, ये फर्स्ट लेक्चर था पूरी तरह से इंट्रोडक्शन एंड फास्ट रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस कवरेज। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है यहां पर। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी को टेक्निकली नेक्स्ट क्लास में।